नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके हर हर व्यक्ति के बच्चों के सीधा जुड़ा हुआ है। शिक्षा का जो विषय है। और आजकल जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, जैन जैन जी का जो कहते हैं, जैन जी का आंदोलन मतलब 15 साल से 30 साल के बीच के बच्चे जो भी हैं, उन लोगों ने जो आंदोलन किया। और उसके बाद जैन अल्फा भी अभी कह रहे हैं, जो 10 से 16 साल 17 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, वो भी कई जगह स्कूलों से निकल करके सड़कों पर आकर के बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन उन सब में ये अच्छी बात है कि इस आंदोलन से एक जो बड़ा बदलाव आया, वो ये है कि शिक्षा को मूल विचार में रखा गया। पहले शिक्षा बिल्कुल अवांछित चीज जैसी थी, कोई बात ही नहीं करता था उसके ऊपर। अब उसको केंद्र में आ गया है शिक्षा का। जिस तरह से 2024 के चुनाव में संविधान का मतलब मसला जो है, संविधान एकदम केंद्र में आ गया था। और अपोजिशन पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों ही संविधान पे ही बात कर रहे थे। दोनों दोनों एक दूसरे की अलग बात कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे संविधान पे। उसी तरह से अब शिक्षा भी इस आंदोलन के बाद, जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद शिक्षा केंद्र में आ गया है बातचीत के, चर्चा के। और अब लगता है कि इससे काफी सुधार होने की गुंजाइश बनती है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन एक साथ वो सब नहीं होगी। धीरे धीरे करेंगे। लेकिन जैन अल्फा जो आंदोलन कर रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी भी जो स्कूल सुधारो अभियान चलाया है जिन्होंने, वो भी ये बात ठीक है कि स्कूल बहुत खराब हैं, खंडर हैं। उनमें बैठने की जगह नहीं है, शौचालय ठीक से नहीं है, पानी पीने का नहीं है, और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इस शिक्षक भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस सारे आंदोलन से इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक हो जाएगा मेरी समझ में। स्कूल अच्छे हो जाएंगे, उनकी रंगाई पुताई हो जाएगी, उसमें बैठने की कुर्सियां और बेंचें और टेबल लग जाएंगे। लेकिन उससे शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, ये मेरे समझ में अभी नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक आप समान शिक्षा नहीं लागू करेंगे स्कूलों में, शहरों से लगाकर गांवों तक, और छोटे गरीब से गरीब आदमी से, या गांव के गरीब मतलब वंचित आदमी से लगाकर बड़े से बड़े राष्ट्रपति के बेटे की भी व्यवस्था एक सरीखी नहीं होगी। जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लग दिया था, राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक सम। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक शिक्षा में सुधार होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बड़े लोगों के जो लड़के हैं, रईसों के मतलब जो करोड़पति लोग हैं उनके, या जो मिनिस्टर हैं, या एमपी एमएलए हैं जो पूंजीपति हैं, या उनके पास मतलब आजकल एमएलए एमपी तो सब करोड़पति है ही हैं, उनके बेटे तो विदेश में पढ़ते हैं। उनको यहाँ की शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और जो बड़े उच्च अधिकारी, उनके भी बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं। फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के, और सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकर भी है, तो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। जैसे दून स्कूल है, या मेयो स्कूल जो अजमेर में है, उस तरह के स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जिनका भी इस हमारी सरकार की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का ये है, जो अलग अलग तरह की लेयर्स बना रखी है इस शिक्षा में, और वो करीब बहुत तरह की है, 10-15 लेयर्स हैं उसमें। कोई सरस्वती शिक्षा अलग है, कोई मॉडल स्कूल अलग है, कोई सेंट्रल स्कूल अलग है, कोई नवोदय स्कूल अलग है, इस तरह से। और अभी प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन अमृतश्री स्कूल नए बना दिए हैं, जिसमें पहले के स्कूलों में ही थोड़ा सुधार करके पैसे लगा करके और उनको अमृतश्री कर दिया। अरे भाई, आपको अमृतश्री चलाना था तो नए स्कूल बनाते, कम से कम विकास तो होता।
लेकिन उन्होंने सरकार के मतलब राज्य सरकारों के पुराने स्कूलों को ही लेके और उनको अमृतश्री कर दिया, एक अलग श्रेणी बना दी। तो ये जो भेद है, इसको मतलब खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हम इसी इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया हैं, जिनका परिचय की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मेरी समझ में आप सब जानते हैं। ये लगातार हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं। और आप श्रमजीवी कॉलेज या जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, जो आजकल सुर्खियों में है, उस वहां से अंग्रेजी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। और हरियाणा में भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ समय के लिए वाइस चांसलर रहे थे। तो आपसे बात करेंगे कि आखिर ये शिक्षा का जो मसला है, ये सरकारें क्यों नहीं चाहती है कि शिक्षा अच्छी हो। मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल बने और उन मोहल्ले स्कूलों में सब बच्चे, सभी तरह के बच्चे, चाहे छोटे हों या बड़े, गरीब हो या अमीर, सभी तरह के बच्चे पढ़ें और उससे सब लोगों को अवसर मिले, पढ़ने का भी, रोजगार का भी। ये जो व्यवस्था हमारे संविधान ने कर रखी है, उसको सरकारें लागू क्यों नहीं करना चाहती है, बड़ा सवाल ये है। तो मैं डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया से ये निवेदन करूं कि आपसे बात करें। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सर, आप शिक्षा में 40 साल बिताए हैं लगभग आपने। तो आप बताएं कि ये शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है। नमस्कार साथियों। शिक्षा पर बात अलग अलग मंचों पर इस समय देश में हो रही है और ये एक सकारात्मक परिवर्तन है कि शिक्षा को देश के पैमाने पर बहस के केंद्र में लाने में हमारे नौजवान लोग सफल हुए हैं। ये बड़ी मजेदार बात है कि पूरे देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोगों की उपस्थिति के बावजूद जैन जी और जैन अल्फा के लिए कोई राष्ट्रवादी शब्द नहीं मिल पाया इनको। तो खैर, तो वो मजाक की बात है, पर गंभीर बात यह है कि शिक्षा पर बातचीत होना जरूरी है। और किसी भी देश के लिए अगर हमको सामाजिक बदलाव की जरूरत महसूस होती है, सामाजिक समानता की आवश्यकता होती है, तो एक समान शिक्षा की आवश्यकता भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। खासतौर से ऐसे समय में जब देश के नेतृत्व के शिक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों से लेकर के और मंत्रिमंडल के अन्य उनके जो सहयोगी हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के जो दृष्टि है, वो अपने आप में बहुत प्रश्न पैदा करती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये है कि शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए हमारे नौजवान लोगों ने आंदोलन शुरू किए हैं। चाहे वो एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ही शुरू हुआ हो, लेकिन इस समय अगर हम पिछले 10 साल से जो राजनीतिक बहस है उसमें युवाओं की बात सोचें, तो ये लगातार कहा जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अर्थात जो जनसंख्या है इस देश की, उसमें सबसे बड़ा लाभ दुनिया के पैमाने पर भारत के पास यह है कि एक बड़ी संख्या में नौजवान लोग भारत में हैं। और अभी भी ये इस तरीके के अध्ययन आ रहे हैं कि चुनावों में लगभग 40% प्रभाव डालने वाले ये युवा लोग हैं। ऐसे में अगर ये सारे युवा विद्यालयों से लेकर के और विश्वविद्यालयों तक, या ऐसे भी लोग जो इन संस्थाओं में अभी नहीं है और उसके बाहर हैं, वे सब शिक्षा को बहस के केंद्र में लाना चाहते हैं और उस पर आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ सरकार की दमनात्मक कार्रवाई भी चल रही है।
जंतर मंतर से लेकर के राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में, अन्य राज्यों में भी, महाराष्ट्र में, जहां जहां ये आंदोलन हुए हैं वहां पर पुलिस ने बर्बरता से उस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया है। और पुलिस के अलावा जो संगठन भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को संबद्ध कहते हैं या न भी कहते हो, तो वो जब विरोध कर रहे हैं और विरोध के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उससे उनकी पहचान सामने आती है। जोधपुर में भी हाल में जो सभा हुई है, उसके बाहर या उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नौजवान लोग गए और उन्होंने इसी प्रकार के नारे लगाए। तो उससे एक बात समझने की मुझे लगता है जरूरत है कि शिक्षा को हम लोग मानते क्या है। शिक्षा सामाजिक बदलाव का सबसे जरूरी माध्यम है। अर्थात अगर आपको समाज को प्रगतिशील बनाना है, उसको एक बेहतर समाज बनाना है, तो उसके लिए एक अनिवार्यता है कि शिक्षा हो। तो उसका विरोध कौन करेगा? उसका विरोध वो करेगा जो यथास्थितिवाद का पोषक है, जिसको अपने समाज को वैसा ही बनाए रखना है, अथवा जो पुरातन पंथी है, जो पीछे की ओर देख रहा है, जो पुराने समय में अपने आदर्श ढूंढ रहा है और एक पुरातन व्यवस्था को ही अपनी आदर्श व्यवस्था मान रहा है। तो इस समय जो संकट है शिक्षा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे अभी सेठ साहब ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई केंद्रीय सवाल है शिक्षा का। शिक्षा का केंद्रीय सवाल ये है कि वो हमारे भीतर कौन सी चेतना जागृत कर रही है, अथवा हमारी चेतना को कुंद कर रही है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से परिवर्तन शिक्षा में 2020 की नई शिक्षा नीति के नाम पर आए हैं, उन पर भी बहुत गहरी और गंभीर बहस की आवश्यकता है। क्योंकि हमने मिथक को इतिहास मानना शुरू कर दी। हमने जो हमारी कथाएं थी, उपन्यास थे, हमारे नाटक थे, हमारे महाकाव्य थे, उन सारे पात्रों को और उन कथानकों को इतिहास समझ करके उसके अनुसार हमारे फ्रेमवर्क कोर्सेज के बनाने शुरू कर दिए हैं। जिससे कि जो एक ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ चिंतन और वैज्ञानिक चेतना का विकास होना चाहिए, उसकी बजाय आस्था को केंद्र में रख रहे हैं। इसी तरीके से जो इतिहास की हमारी दृष्टि है, वह भी जो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए थी, उसके बजाय हम एक खास किस्म के इतिहास की रचना कर रहे हैं। और ये प्रयास लगातार होता रहा है इतिहास संकलन समिति के द्वारा, जो कि आरएसएस का ही एक अनुषंगिक संगठन है। वो इतिहास को अपने तरह से लिख रहे हैं और उसी इतिहास को पाठ्यक्रमों का एक तरीके से भाग बना दिया गया है इस समय। और पूरे भारतीय इतिहास में से मध्यकाल को लगभग गायब कर दिया गया है और उसको इस तरह से लिखा गया है जिसमें पूरे एक लगभग 800 वर्ष के भारतीय इतिहास को एक नए रंग से रंग करके हमारे सामने रखा गया है। इसी तरीके से जो स्वाधीनता का संघर्ष चला, उसके इतिहास को भी नए तरीके से एक खास विचारधारा से रंग करके सामने लाने की चेष्टा हो रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिस पर भी बात करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि हम एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा शिक्षकों की बात करें। मैं सोचता हूँ कि मैं भी जीवन भर शिक्षक रहा और शिक्षक आंदोलन के साथ भी रहा। तो इस समय जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है, चुनौती है देश के सम्मुख, वो ये है कि शिक्षक या तो नहीं है, या पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है, और या तीसरा जो खतरा अभी हाल में हमारे सामने आया है, वो एक खास विचारधारा को पोषित करने का काम भारत की शिक्षा व्यवस्था में कर रहे हैं और किसी एजेंडा के साथ इस शिक्षा व्यवस्था में उनको दाखिल करवाया गया है। तो वो भी सवाल है, बड़े सवाल हैं, जिस पर बात हम अवश्य करेंगे। लेकिन कुछ आंकड़े पहले आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किए गए हैं और उन आंकड़ों से कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं। तो एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन करके एक सूचना तंत्र है,
अर्थात देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जिला स्तर पर एक यूनिफाइड डेटा। और वो डेटा ये कह रहा है कि पूरे देश में पिछले दिनों एक तो 94,000 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। तो ये जो विद्यालय बंद हो गए हैं उससे किन लोगों को नुकसान होगा, किस स्तर के लोगों को नुकसान होगा, ये भी देखने की बात है। इसके साथ ही सिंगल टीचर स्कूल हैं लगभग 1,10,971। 1,10,971 ऐसे विद्यालय हैं जहां मात्र एक शिक्षक है। तो हम 5 क्लासें तो है ही और कम हम से कम। समझ सकते हैं कि न्यूनतम जो स्तर है वो प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक है जो 5 कक्षाओं को पढ़ाता है। और ऐसे इस डेटा के अनुसार लगभग 40 लाख कार्यालय काम विद्यार्थी भी करते हैं। 40 लाख विद्यार्थी ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर सिंगल टीचर है और एक ही टीचर है। तो वो टीचर कभी बीमार भी हो सकते हैं, वो छुट्टी पर भी जा सकते हैं, उनका तबादला भी हो सकता है और बहुत सारी बातें हैं। इसी तरीके से ये कहा गया है कि लगभग 96% स्कूल्स में टॉयलेट्स हैं यानी शौचालय बने हैं। लेकिन उसी के भीतर का अंतर विरोध यह है कि 15 से 18% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। तो पानी के बिना शौचालयों का क्या होगा, ये भी सोचने की बात है। 14,505 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी भी नहीं है, देर इज नो ड्रिंकिंग वाटर। और 59,829 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हाथ धोने का पानी, हैंड वॉश करने के लिए भी पानी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो आंकड़े हैं ये तो सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। सच्चाई इससे और ज्यादा भयावह हो सकती है। लगभग 10 से 12% विद्यालयों की जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो भवन हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं। और 5% स्कूल ऐसे हैं जो कि सिंगल रूम स्कूल हैं, अर्थात जिनमें एक ही हॉल या कमरा है जिसमें सारी कक्षाएं एक साथ बैठती हैं। तो सिंगल टीचर स्कूल और सिंगल रूम स्कूल, ये सरकारी विद्यालयों की हमारे देश की जो अवस्था है उसमें ये चित्र हमारे सामने आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आप देखिए कि जो स्टेट्स हैं या जो केंद्र सरकार है उनका क्या सोचना है। क्योंकि अगर आप आंकड़े की तरफ देखें तो अभी शिक्षा का जो बजट है केंद्र सरकार में वो लगभग 2.52 यानी 2.52% है। जबकि हमारी शिक्षा नीति, चाहे वो 1968 में कोठारी आयोग आया या उसके बाद अलग अलग आयोग आए, मुदालियत कमीशन आया, फिर 1986 की जो नई शिक्षा नीति आई और उसके बाद और भी उसमें परिवर्तन आए, सबने ये कहा है कि कम से कम 6% सकल राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। और पुराने आंकड़े आप देखें, जिस नेहरू काल की लगातार आलोचना करती रही है केंद्र सरकार इस समय और उसके नेता और प्रधानमंत्री, तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 7% व्यय हुआ बजट का। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार के बजट में हम 7% को छू पाए हों। 3%, 3.5%, और अब घटते घटते यह 2.52% तक 5 इस समय आ गया है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, शिक्षा हमारी प्राथमिकता में नहीं है। सही बात है। तो हम लोग ये स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, चाहे हम स्किल मिनिस्ट्री बना लें, कौशल मंत्रालय बन गया, लेकिन कौशल मंत्रालय को भी चलाने के लिए शिक्षक तो चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो रक्षा व्यय है हमारा, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो शिक्षा और रक्षा, इन दोनों को अगर आप आमने सामने रखें तो आप पाएंगे कि बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ फंड्स सेंट्रल लेवल पर इस समय देश में हो रहा है। और अब बात इसके साथ ही जुड़ी हुई ये करें जरा सी उच्च शिक्षा की भी, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सन 2000 के बाद बहुत तेजी से निजीकरण हुआ। पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना था, ये था कि मान लीजिए हम विद्यालयों के स्तर पर
निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे, निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हों, जैसे उदयपुर में आप सेंट पॉल्स में पढ़ रहे हैं, या नवभारत स्कूल में पढ़ रहे हैं, या विद्या भवन में पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज में आते ही सबको एमबी कॉलेज में आना पड़ता है। तो हायर एजुकेशन में एक किस्म का इक्वलाइजर था कि भाई आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में या स्टेट गवर्नड कॉलेजेस में आना है, क्योंकि उस समय तक, काफी समय तक, निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालयों सही। की संख्या इतनी नहीं थी। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो केंद्र ने एक समिति नियुक्त की, जिसको बिरला अंबानी कमीशन कहा जाता है, कमेटी कहा जाता है। और कुमार मंगलम बिरला और मुकेश अंबानी के कन्वीनरशिप में इस कमेटी ने ये कहा कि संविधान की जो बाध्यता है वो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की है। उससे ऊपर शिक्षा देने का संवैधानिक दायित्व सरकारों का नहीं है। अतः उस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह खोल दिया जाना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि अनेकों अनेक निजी विश्वविद्यालय सामने आए। एक एक कमरा बना। और छत्तीसगढ़ में एक समय में लगभग 100 निजी विश्वविद्यालय बन गए। हालांकि बाद में उनमें से कईयों को बंद भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी एक बाढ़ सी आ गई। और राजस्थान इस समय देश का ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय हैं। लगभग 53 निजी विश्वविद्यालय हैं, और इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अगर आप गिने तो 10 और 12 लगभग डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो 65 निजी विश्वविद्यालय या गैर सरकारी विश्वविद्यालय इस समय राजस्थान में है। और उनकी अपनी एक भूमिका है। वहाँ ज्यादा फीस है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है बेहतर हो, लेकिन वहाँ के शिक्षकों की स्थिति यह है कि एक भी निजी विश्वविद्यालय में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में यूजीसी वेतनमान लागू नहीं है। तो कम तनख्वाह वाले शिक्षक रखे जा रहे हैं और अधिक फीस वाले पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये हो रहा है कि एक, जिसको इम्बैलेंस हम कह रहे हैं, असंतुलन बन रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और आप देखें कि इसकी जो भरपाई है वो किस तरह से है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को कमजोर कीजिए। यानी राज्य पोषित जो संस्थान हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, वहां आप शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे। और परिणाम ये होगा कि विद्यार्थी मजबूरीवश निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय और विद्यालयों में जाने पर बाध्य होंगे। तो एक चित्र आपके सामने और मैं रख रहा हूँ कि जो राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, उनमें सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर का है, उसमें 260 पद हैं घोषित। उसमें से 104 पद खाली हैं। टीचर्स की। टीचर्स, टीचिंग पोस्ट खाली है। इसी तरीके से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 481 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 312 पद खाली हैं। गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में 77 पद स्वीकृत है, उसमें से 64 पद खाली हैं। एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, उसमें 48 पद स्वीकृत हैं और 41 पद खाली हैं। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो अशोक गहलोत साहब के समय बना, उसमें 30 पद हैं और उसमें से 23 पद खाली हैं। वैष्णव राजा ने बंद कर और दिया था। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में 50 पद स्वीकृत हैं और 31 पद खाली हैं। और कोटा खुला विश्वविद्यालय में 37 पद स्वीकृत हैं और 21 पद खाली। इसके अलावा 5 ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जिनमें एक भी पद भरा हुआ नहीं। उसमें जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा भी है, और भी दूसरे विश्वविद्यालय हैं जो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में नए विश्वविद्यालय तो बने, उन्होंने घोषणाएं कर दी, विश्वविद्यालय बन गए, लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई और उसके बाद आज तक नहीं। तो ये जो एक तरीके से अगर आप इनका एवरेज निकालें तो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को नहीं लिया हाँ सर हाँ, इसमें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी भी स्थिति लगभग कमोबेश यही होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें अध्यापक नहीं है। और अब एक कदम और आगे बढ़ गई है ये वाली सरकार। इन्होंने ये कहा है कि हम अध्यापक नियुक्त ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी है राजसेस नाम से, और उसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो राज्य के सरकारी महाविद्यालय हैं, उनमें जो अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे वो सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे।
वो इस तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अधीन काम करेंगे, और उनका जो वेतन है वो भी 27,500 निर्धारित किया गया है। जैसे पहले विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र लगाए गए थे, अभी भी है। लगभग उसी तरह से विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में भी, और विश्वविद्यालयों में तो गेस्ट फैकल्टी अभी भी काम कर रही है। लगभग 350 गेस्ट फैकल्टी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अकेले में है, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी ही नहीं है, वो पर आवर के बेसिस पर प्रति कालांश के आधार पर नियुक्त है, और 800 रुपया प्रति कालांश उनको दिया जाता है, जिसकी भी अधिकतम सीमा 25,000। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, जब हम शिक्षक ही नहीं रख रहे हैं, या ऐसे शिक्षक रख रहे हैं जिनको हम इतना कम वेतन दे रहे हैं, मिनिमम वेज से भी कम। अगर आप देखें जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं कि मास्टर्स डिग्री होगी उनके पास, पीएचडी होंगे। नेट क्वालिफाइड होंगे, पीएचडी होंगे, और रिसर्च पेपर्स पब्लिश होंगे उनके, इन सब आवश्यकताओं को एलिजिबिलिटी बना करके उनकी नियुक्ति हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही ना हो। तो ये जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, और फिर प्रमोशन भी नहीं होंगे उनके। नहीं, उनका तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार और के कर्मचारी नहीं है। हाँ। न उनका पीएफ है, न उनका ग्रेच्युटी है, न उनको कोई मेडिकल सुविधाएं हैं। तो ऐसे में एक ऐसे पीढ़ी शिक्षकों की आने वाली है जो कि नियमित तौर पर नियुक्त शिक्षकों को रिप्लेस करेगी, और सरकार के पास आगे 5 साल बाद ये बहाना हो जाएगा कि अब हमें आरपीएससी के माध्यम से जो नियुक्तियां करनी है उसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अभी लगभग 4,500 पद घोषित किए हैं राजस्थान सरकार ने, जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत इस प्रकार से लोगों को नियुक्त किए जाएंगे। अगर 4,500 शिक्षक महाविद्यालयों में इस प्रकार से नियुक्त होंगे, तो फिर नियमित शिक्षकों की जरूरत ही कहाँ रहेगी। तो ये एक तरीके से एक टीचर के कैडर को डाइंग कैडर के रूप में कन्वर्ट करने की सरकार की मंशा इसमें साफ दिखती है, कि धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी कि हम सारे महाविद्यालयों में उन्हीं शिक्षकों देखेंगे जिनकी तनख्वाह 27,000 के करीब होगी, और वो कैसे किस तरह से वो रिसर्च कर पाएंगे, किस तरीके से वो शिक्षा के स्तर को बढ़ा पाएंगे, अपने खुद के स्तर को बढ़ा पाएंगे, जबकि उनके लिए अपना भरण पोषण भी एक बड़ी समस्या है। तो ये 5 साल ही रहेगी वो निविदा, संविदा जो है। हाँ, उसका नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं, 5 साल भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि उनको हर साल फेस करना है, हर साल उनकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी पता नहीं। तो ये एक बड़ा संकट हमारे सामने, ये मैंने आपको उदाहरण देकर के बताने की कोशिश की है। तो अगर शिक्षक ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, तो वो किस तरीके से, जिसको हम क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, वो कैसे विद्यार्थियों को प्रदान कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं अपने बातचीत के दूसरे हिस्से पर आना चाहता हूं कि जो आंदोलन चल रहा है, ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है और उसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ज्यादा गंभीर आंदोलन और रिसर्च इस बात के लिए की जानी चाहिए, जिसमें हम सीनियर टीचर्स को भी शामिल होना चाहिए, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस फ्रेमिंग में क्या हो रहा है, और टीचर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर के उनकी नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग्स और उनके प्रमोशंस, इन सबको गंभीरता से देखा जाना चाहिए, स्टेट के पैमाने पर भी, देश के पैमाने पर भी। और एक जो खतरा मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जिस तरीके से अभी नियुक्तियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका है, विश्वविद्यालय के कुलपतियों से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक, और मुझे तो फर्स्ट हैंड ये इंफॉर्मेशन है कि साक्षात्कार में ये पूछा जा रहा है कि आपका आरएसएस में क्या क्या संबंध है? आपके पास क्या दायित्व रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो अभ्यास वर्ग हैं उनको आप यूनिवर्सिटी और यूजीसी के रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्सेज में एक्सेप्ट करने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा ही त्रासद समय हमारे सामने होगा। तो एक शिक्षक के रूप में और एक अध्यापक और लेखक के रूप में मेरी चिंता यह है कि जो एक क्वालिटी एजुकेशन की बात जो आपने अभी कही, उसके लिए शिक्षा की जो स्वायत्तता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षक की जो स्वायत्तता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को ये
अधिकार होना चाहिए, जैसा कि अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में तो होता ही है, कि वह अपने कोर्सेज डिजाइन करें। वो बताए कि मुझे इस साल विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, और उसका जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो समझ है, वो एक वैश्विक समझ हो, उसका ज्ञान का स्तर हो। ज्यादा एक्सचेंज होना चाहिए भारत के अध्यापकों और विदेश के अध्यापकों के बीच, अगर उनके स्तर को हम उस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार के अवसर बढ़ने चाहिए कि सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में विदेशी विद्वानों को हम आमंत्रित कर पाए, हमारे रिसर्च पेपर्स विदेशों में छपें और विदेशी विद्वानों के रिसर्च पेपर्स भारत में छपें। तो ये जो एकेडमिक एक्सचेंज होना चाहिए, वो हमारी गुणवत्ता को बढ़ाने बढ़ाए। का काम करेगा। इन सब चीजों के अभाव में हम चाहे कितना नाटक कर लें, चाहे कितने राष्ट्रवाद के नारे लगा लें, चाहे कितना भाषा के सवाल पर बहस कर लें, असल बात यह है कि हम यदि गंभीरता से शिक्षा के सवाल को लेना चाहते हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थी को केंद्र में रखना पड़ेगा। जो हमारे शिक्षा के प्रशासक हैं, उनको एक क्षण के लिए हमें पुनः ओरिएंटेशन, उनका री इंडक्शन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस समय शिक्षा पूरी तरह मुनाफे का व्यवसाय बन चुकी है इस देश में। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र वाली शिक्षा हो, चाहे जो अभियांत्रिकी की शिक्षा हो, चाहे प्रबंधन की शिक्षा हो, शिक्षा के जो निजी संस्थान हैं वो व्यापार हैं, व्यावसायिकता की दृष्टि से चलाए जा रहे हैं, और पैसा कमाने का एक माध्यम बन गए। उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, समस्त निजी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकार उनको अपने अधीन ले और उनको एक स्वायत्त निकाय के अंतर्गत उनका संचालन हो। राजस्थान में एक राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 आया था, 93 में उसके नियम बने। बाद में उसमें संशोधन करके और अनुदान शब्द को हटा दिया गया। पर मुझे लगता है कि देश के पैमाने पर एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए जो सारे निजी प्रबंधन वाले शिक्षण संस्थानों का नियंत्रण करे, उनको एक तरीके से उस एक्ट के अधीन, उस कानून के अधीन लाया जाए। और उस कानून में ये अनिवार्यता हो कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, चाहे वो निजी महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो, उनके वेतनमान सरकारी विश्वविद्यालयों के समकक्ष हो, किसी भी तरीके से कम ना हो। और यदि संभव हो तो इस बात का भी प्रावधान किया जाए कि वहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा पोषित विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हो सके। तो इस तरीके के एक्सचेंजेस अब जब होंगे, तो फिर हम समान शिक्षा की तरफ बढ़ने की बात कर पाएंगे। अन्यथा ये एक दूर का ढोल ही बन जाएगा। और खास तौर से जो निजी शिक्षण संस्थानों को ये स्वायत्तता दे दी गई है कि वो कोई सा भी पाठ्यक्रम चलाएं, राज्य सरकार की घोषित एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा भी, तो उस पर भी बात करने की आवश्यकता है। आज की बातचीत में इतना ही, फिर हम और बात करेंगे शिक्षा के सवाल पर। लेकिन मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनको कैप्सूल फॉर्म में या सूत्र रूप में आपके सम्मुख रखने का मैंने प्रयास किया है। इस पर जरूर एक बहस की जरूरत है। आप जो हमारे दर्शकगण हैं, इस बहस में हिस्सा लें और अपने विचार भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओके, बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई आपकी। और मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा इससे, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, मैं यही बात कर रहा था। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप निजी निजी स्कूलों का और यूनिवर्सिटीज का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, इनको अवाप्त नहीं करेंगे निजी स्कूलों को, तब तक कोई भी सकारात्मक परिणाम आने वाले नहीं लगते हैं। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सरकारी यूनिवर्सिटीज में संविदा पर ही रखेंगे अब टीचर्स, और 27,000 उनको पेमेंट करेंगे। आज 27,000 तो वास्तव में मिनिमम वेज है, और अगर उसको भी महंगाई से जोड़ दो तो वो मिनिमम वेज से भी कम है। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है, मतलब। और इसके लिए पता नहीं क्यों कॉलेज के टीचर्स और सारे सारे लोग मिलकर के आंदोलित क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम हमारे हमारे पूरे
सरकार के और समाज के भी अ, केंद्र में और प्रायोरिटी में शिक्षा है ही नहीं। मैं कई बार लिख चुका हूं ये बात, और पचासों बार मैंने आपको अपने अखबार में भी छापा है कि हमारी शिक्षा जो है प्रायोरिटी में नहीं है। हमारी प्रायोरिटियां जो बना रखी है वही गलत बना रखी है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि यूपी में 7 उन्होंने अभी एरोड्रम बनाए हैं। और एरोड्रम पे कितना, एक एरोड्रम पे पैसा खर्च होता है, आप सब समझ सकते हैं इस बात को। और उनमें से 6 बंद पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जरूरत हो तो आप बनाएं, वो तो ठीक है। इसी तरह से कितने हजारों मतलब प्लेटफॉर्म्स, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है और जबरदस्ती उस पर पैसा लगाया जा रहा है। मतलब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे तो नेटवर्क और बढ़ा सकते थे, नया एक नेटवर्क चालू कर सकते रेलवे का, और उससे कितने ग्रामीणों को फायदा होता। क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता जो आज के दिन में यातायात का साधन है वो रेल ही है, और वो सबको उपलब्ध नहीं है। तो आपकी आपकी प्रायोरिटी में ये होना चाहिए कि सबको ये सस्ता साधन उपलब्ध कराएं। उसी तरह से सबको सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। और सरकार की प्रायोरिटी में अगर ये नहीं है और इसके ऊपर आंदोलन हो रहे हैं, तो मैं बहुत आशान्वित हूं कि बच्चे इस मांग को लेके रहेंगे। स्कूल ठीक करने के बाद शायद वो शिक्षा के स्तर को सुधारने की मांग भी करेंगे और उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। इसी पॉइंट पे हम इस बात को, इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये अ, चर्चा पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।